हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो इस लेक्चर में कुछ ट्रिक्स बताने वाले हैं डीएमई के लिए। ठीक है, हम एक्चुअल डाटा बुक यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो डाटा बुक है, डिज़ाइन डाटा हैंडबुक फॉर के माधवन का। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक बार और आपको डाटा बुक यूज़ करना सिखाया था यूनिट 1 के लिए, साफ डिज़ाइन के लिए। यहाँ पे हम लोग फ्लैट बेल्ट ये सब का डिज़ाइन के लिए सीखेंगे। फ्लैट बेल्ट, आपका पुली और जो था, तो ये हमारा, अगर आप कंटेंट खोलें, कंटेंट खोलने के बाद आपको जाना कहाँ है, देखिए फ्लेक्सिबल मशीन एलिमेंट। फ्लेक्सिबल मशीन एलिमेंट में आप देखोगे तो यहाँ फ्लैट बेल्ट ओपन क्लोज बेल्ट ड्राइव के लिए मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये देखो वी वी बेल्ट के लिए भी मिल जाएगा, कास्ट आयरन पुली के लिए भी मिल जाएगा इस चैप्टर में आपको। ठीक है, नंबर ऑफ बेल्ट कितने हैं उसके उसके बाद इसी चैप्टर में आपको और क्या क्या है, वायर रोप बेंडिंग स्ट्रेस मिल रोप के लिए भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके हमें ढूंढना है। ठीक है, हाँ, रो के लिए भी। ठीक है, अब चलो हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं और उसमें आपको बताएंगे कैसे यूज़ करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे 2-3 मैं लेक्चर बना दूंगा क्वेश्चंस के लिए। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मैं एक्चुअली यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। डिज़ाइन डाटा बुक आपके पास है, आपके पास न्यूमेरिकल आ गया। अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन डाटा बुक। ठीक है, तो सबसे पहले तो 289 पेज नंबर पे है, तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ। 289। तो ये ट्रिक भाई पहले ही बता दे रहा हूँ, हर जगह यूज़ मत करना। ठीक है, पढ़ लेना, थोड़ा काम आएगा। मैं एग्ज़ाम्स का टाइम कम है आप लोगों के पास एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग नोटेशन देखते हैं। तो नोटेशन देखें किसे क्या बोल रहे हैं, जो जो हमें हमारी ज़रूरत के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन पुली हम लोग एक्स से लेते थे, यहाँ पे सी दिया हुआ है। विड्थ ऑफ द पुली बी से लेते थे, बी लिया है। विड्थ ऑफ बेल्ट बी, ये भी ठीक है, सेम था हमारा। डायमीटर ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर पुली, स्मॉल डी और कैपिटल डी, ये भी ठीक है। एफर्ट, नेट बेल्ट पुल दैट इज एफ टी, जी ग्रेविटेशनल, टी थिकनेस ऑफ बेल्ट, ठीक है। T1 T2 टेंशन, ये भी हमारा सेम था। टीसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी हम सेम लेके चलते थे। वी है हमारा वेलोसिटी और म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 यूनिट टेंशन ऑफ बेल्ट ऑन द टाइट साइड एंड स्लैक साइड। ठीक है, सिग्मा सी सेंट्रीफ्यूगल कोफिशिएंट ऑफ लेदर बेल्ट, सिग्मा डी इज एलोवेबल स्ट्रेस फॉर डिजाइन स्ट्रेस, और थीटा इज द आर्क ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब मैं आपके पास फॉर एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल मिला, उसमें 3 चीज़ दिया हुआ है सिर्फ। तो ठीक है, अपने पास ये 4 डाटा दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली दिया 0.9 मीटर। डायमीटर ऑफ लार्जर पुली दिया है 1.2 मीटर। ठीक है, उसकी स्पीड है n, दैट इज 400 आरपीएम। ठीक है, और x और c क्या है, 1.75 मीटर, मीन्स डिस्टेंस, दो पुली के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड स्मॉलर पुली का एंगल ऑफ कांटेक्ट, लार्जर पुली का एंगल ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ बेल्ट। ठीक है, लेंथ ऑफ बेल्ट और क्या निकलवा दें, और आगे हम देखते हैं क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो अपने पास इतना डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारे पास n है, तो हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी होता है, ये n हमारा n1 दिया है, मतलब लार्जर पुली के लिए फॉर एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू पाई d1 n अपॉन 60 होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, देयरफॉर पाई डी कितना, d1 1.2 मीटर इंटू 400 अपॉन 60। ठीक है, इसे कैलकुलेट होगा 25.13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखो हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट स्मॉलर का ये सब, ठीक है। तो अब डिज़ाइन फ्लेक्सिबल एलिमेंट का हमने खोला, डिज़ाइन डिज़ाइन डाटा बुक। ठीक है, इसमें अगर हम देखें फॉर्मूला, देखिए ये देखिए, फ्लैट बेल्ट के लिए न्यूमेरिकल्स अगर आप कर रहे हो, फ्लैट बेल्ट के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट इन द ओपन बेल्ट ड्राइव और एंगल ऑफ कांटेक्ट इन क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक है, अब जो मैं आपको क्वेश्चन दिया हूँ, आपको दोनों में निकालना है। फ्लैट बेल्ट ड्राइव के लिए भी थीटा निकालना है, और एंगल ऑफ ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए भी आपको थीटा निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए, ऑन स्मॉलर पुली थीटा एस, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर स्मॉलर पुली थीटा एस का फॉर्मूला दिया हुआ है पाई माइनस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन सी, वेयर सी इज द क्या है, सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है हमारा, पहला किसके लिए कर रहे हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट इन ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव मीन्स कुछ ऐसा है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है थीटा एस का, पाई माइनस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन सी।
ठीक है, पाई माइनस कैपिटल डी 1.2 माइनस स्मॉल डी 0.9 अपॉन सी मीन्स 1.475। इसे कैलकुलेट करो तो आपका थीटा एस निकल जाएगा, ठीक है, इन रेडियन में। तो अपना 2.9 कुछ करके आ रहा है, ठीक है। वैसे ही सिग्मा एल लार्जर पुली के लिए फॉर्मूला देखें यहाँ पे, लार्जर पुली के लिए दिया है पाई प्लस डी माइनस डी अपॉन सी, ठीक है, पाई प्लस डी माइनस डी अपॉन सी, पाई प्लस 1/2 माइनस 0.9 अपॉन 1.75। तो इसे कैलकुलेट करना जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ये तो हो गया ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए। अब अगर हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट, अगर क्वेश्चन में बोला हो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालना है स्मॉल और लार्जेस्ट पुली का, आपका जो क्रॉस बेल्ट के लिए है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, उसके लिए क्रॉस बेल्ट ड्राइव मतलब कुछ ऐसा आया। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, हमारा लार्जर पुली और स्मॉलर पुली दोनों का डेट इज थीटा, दोनों का एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम होता है, ठीक है। थीटा इसका फॉर्मूला क्या है, पाई प्लस डी अपॉन सी, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस डी अपॉन सी, विच इज इक्वल टू पाई प्लस 1.2 प्लस 0.9 अपॉन 1.75, ठीक है ना। अब लेंथ ऑफ बेल्ट पूछा है कि लेंथ ऑफ बेल्ट बताओ, तो हम यहाँ जस्ट पीछे वाले थे, अगर ओपन बेल्ट के केस में निकाल लो तो लेंथ ऑफ बेल्ट का फॉर्मूला है 2c पाई बाई 2 प्लस डी माइनस डी का होल स्क्वायर अपन 4c, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था यही फॉर्मूला था सेम, ठीक है। तो ओपन बेल्ट के लिए जो हमारा लेंथ था, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, पाई बाई 2 डी प्लस 2c प्लस डी माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन 4, यही फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखो हमारे पास सब कुछ है, डी कैपिटल डी भी है, स्मॉल डी भी है, सी भी है। अब वैल्यू पुट करो तो ओपन बेल्ट का आपका लेंथ ऑफ बेल्ट निकल आएगा, ठीक है। अब देखो यहीं पे फॉर्मूला क्रॉस बेल्ट का भी लेंथ का दिया हुआ है, क्रॉस बेल्ट का भी लेंथ का दिया है, बट अब देखोगे यहाँ पे ये देखो ये सेम है, ठीक है, यहाँ भी लगभग सेम, बस ये माइनस था इसमें, इसे प्लस था। तो हमको याद है फॉर्मूला में लेंथ और क्रॉस बेल्ट में चेंजेस होता है। लेंथ बेल्ट में हमारा ये जो स्क्वायर वाला टर्म है यहाँ वाला, यहाँ पे माइनस रहता है और क्रॉस बेल्ट में प्लस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, देखो इस सेम फार्मूला, ठीक है, इसे सॉल्व कर तो ऐसे लिख दिया जो हमारे फार्मूला बुक में दिया हुआ है, बट इसे सॉल्व कर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऐसे लिख दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें एक फार्मूला दे दिया ना, याद है इससे रिलेटेड, तो हमारा जो लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पाई बाई 2 डी प्लस 2c प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन 4, या फिर आप डायरेक्ट ये जो दिया इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला इसे ही लिखकर इसमें वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करोगे तो आपका लेंथ उतना ही आएगा जितना इससे आएगा, ओके। नाउ अब ये हो गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन याद रखना, ठीक है, अगर आपका जो वेलोसिटी आया है 25, अगर ये 10 से कम आएगा, अगर आपकी वेलोसिटी 10 से कम आएगी, तब आप उस कंडीशन में आप सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को आप नहीं निकालोगे क्वेश्चन में, ठीक है। T1 T2 भले आप निकाल लो, बट TC नहीं निकालोगे अगर वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड से कम है, ठीक है, याद रहेगा। अगर 10 मीटर से ज़्यादा है तब आप क्वेश्चन नहीं दिया, जरूरत पड़ी तो निकालना, ठीक है, अदरवाइज नहीं निकालना। क्वेश्चन अगर ऐसा देगा तो वहाँ TC जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ऐसे टाइम वेस्ट मत करना TC निकालने का अगर वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड से कम है तो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग टेंशन पूछ दिया, मीन्स रेशियो ऑफ T1 अपॉन T2 का आपको पूछ दिया रेशियो, उसके थ्रू आपको क्या वो रेशियो ऑफ मतलब ड्राइविंग टेंशन निकालिए, तो T1 अपॉन T2, तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई का पावर म्यू थीटा, ठीक है, ये हो गया। तो क्रॉस बेल्ट के लिए हम देखते हैं, क्रॉस बेल्ट के लिए हमारे पास थीटा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट है, तो थीटा तो हमारे पास है, ठीक है, या फिर उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट दोनों को एवरेज ले ले, जैसे थीटा बोला है ना, तो थीटा एस और थीटा एल दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 कर दे तो एवरेज निकल जाएगा। एवरेज अगर आपको निकालना हो कि थीटा आपका कितना हो जाएगा, तो थीटा एस प्लस थीटा एल बाई 2, ठीक है, तो आपका एवरेज निकल गया थीटा। अब अगर ड्राइविंग टेंशन पूछा है तो ये फॉर्मूला होता है। अब भाई म्यू कैसे निकाले, हमारे पास तो थीटा है, म्यू नहीं है हमारे पास, तो म्यू निकालने के लिए भी आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा, ये देखो, वेयर म्यू इज 0.54 माइनस 0.712 अपॉन 2.542 प्लस वी, ठीक है,
दिया है। v हमारे पास है, v की वैल्यू बस इस फॉर्मूला में पुट करना है। थोड़ा मैं यहाँ अच्छे से लिख दूँ, म्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, 0.54 माइनस 0.712 अपॉन 2.542 प्लस v। ठीक है, अब हमारे पास v दिया है, v दिया है, क्या दिया है v हमारा 25.13। अब इसे पुट करेंगे तो आपकी म्यू की वैल्यू जो भी आएगी वो लिख लेना। ठीक है, अब ये आपके पास ये देखो e का पावर म्यू कितना, जो म्यू समझ लो 2.5 आया म्यू। ठीक है, थीटा आपका एवरेज है 2 थीटा ले लो, समझ लो 30 डिग्री आया आपका। ठीक है, 30 डिग्री आया। अब T1/T2, अब बहुत लोग को ये e पावर ऐसे कैलकुलेट करना कैलसी में नहीं आता है। ठीक है, तो क्या करना, 2.5 इंटू 30 कर लिया। अब देखो ई का पावर है, इसमें देखोगे आप ई का पावर आपको यहाँ दिख जाएगा अच्छे से, ये देखो शिफ्ट दबाओगे तो चेंज हो जाएगा, तो ई का पावर एक्स में आपको ठीक है, तो शिफ्ट दबाओ, इसको दबाओ, आंसर 3.7। तो आपका जो T1/T2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3.7 इंटू 10⁻32। इतना आना नहीं चाहिए, बट एक्चुअली हम लोग वैल्यू अलग अलग गलत लिए हैं, क्योंकि हमें पता तो हमने सॉल्व तो किया नहीं है इसलिए। तो T1/T2 आपका ये ऐसे आ गया। तो हमने लगभग क्वेश्चन का सारी चीज़ सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ और क्या दिया है, एट लो वेलोसिटी निगलेक्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द बेल्ट, यहाँ भी लिखा हुआ है द रिलेशन बिटवीन द बेल्ट टेंशन T1/T2 इज इक्वल टू ई पावर थीटा। और टेंशन का भी दिया है, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या था, यूनिट टेंशन, इसका भी रिलेशन दिया है। एट हाई वेलोसिटी द रिलेशन बिटवीन द बेल्ट टेंशन। ठीक है, अब हाई वेलोसिटी पे अगर आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है तब टेंशन आपको उसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसिडर जाएगा, तब उसका ड्राइविंग रेशियो T1 - TC/T2 - TC इज इक्वल टू ई पावर म्यू थीटा हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब देखिए, ये देखिए, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फॉर एग्जांपल आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के लिए बोल दे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने जो पढ़ा था mv² पढ़ा था। ठीक है, mv² ही पढ़ा था ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द बेल्ट इज TC इज इक्वल टू W'(V²/G। ठीक है, यहाँ पे W' क्या है, अरे नोटेशन थोड़ा चेक करते हैं। नोटेशन में तो नहीं दिया है, देखो ऐसे कुछ कुछ, इसीलिए मैं ट्रिक यूज़ करो बस, ज़्यादा नहीं। ठीक है, पता भी होना चाहिए बहुत कुछ। ये एक्चुअली m है यहाँ पे, मास ऑफ बेल्ट, स्मॉल W' दैट इज मास ऑफ mv²। ठीक है, TC इज इक्वल टू mv² और G ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा नीचे। ठीक है, तो एक्चुअल में ये है। ठीक है, मास बोला है, मास के लिए है ना, तो एरिया इंटू वेट। ठीक है, ये रहा। नाउ स्ट्रेसेस इन द बेल्ट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो स्ट्रेसेस हो रहा है बेल्ट में वो कितना हो रहा है, सिग्मा C इज इक्वल टू W⁵/10⁻6 इंटू G। इसका भी फॉर्मूला आपको मिल गया। नाउ इफेक्टिव पुल पूछ दिया, इफेक्टिव पुल दैट इज FT कितना है, T1 - T2। आप डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला ऐसे T1 - T2 इज इक्वल टू दिस, सब कुछ नहीं, कोई एक फॉर्मूला उठाओ, वैल्यू पुट करो, वही आपका आंसर हो जाएगा। वेयर ये देखो यहाँ W दिया है, W' इज द वेट ऑफ बेल्ट दिया है, और W इज द वेट डेंसिटी ऑफ बेल्ट। ठीक है, V इज द वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नाउ पावर ट्रांसमिटेड, अब पावर ट्रांसमिटेड, पावर यही T1 निकाल लिया आपने, T2 निकाल लिया है, फिर क्वेश्चन में T1 T2 दिया होगा, अदरवाइज आप T1 T2 कैलकुलेट करोगे जैसे और न्यूमेरिकल्स में हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू T1 - T2 इंटू V होता है, बट किलोवाट में चाहिए तो अपॉन 1000 कर देना, तो किलोवाट में हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ऐसे तो आपके पास पावर का भी फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। नाउ पावर ट्रांसमिटेड पर स्क्वायर mm ऑफ बेल्ट, पर स्क्वायर mm ऑफ बेल्ट के लिए पावर ट्रांसमिट क्या होगा, एट हाई वेलोसिटी देन P/mm इसका V/100, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अपने को ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है फोर्स इन द फ्लैट बेल्ट, फोर्स इन द फ्लैट, द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड द इलोंगेशन, दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है, सिग्मा इज इक्वल टू C1² आपके पास स्ट्रेस दिया है। ठीक है, और आपके पास दो बेल्ट, दो पुली के बीच का डिस्टेंस दिया है, और पूछ रहा है जब पुली उसमें वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है तो उस बेल्ट में थोड़ा इलोंगेशन तो होएगा ही, कितना आएगा, तो इलोंगेशन आप दोनों पुट करके निकाल लोगे। ठीक है, और C1, वैसे C1 तो कांस्टेंट हो, C1 बोल रहा है यहाँ पे, C1 इज 70 या 22.35 इज कांस्टेंट फॉर लेदर बेल्ट। अगर आपका लेदर बेल्ट है तो ये आपका C1 इतना ही होगा। ठीक है, ये भी हो गया। नाउ
कास्ट आयरन पुली डिजाइन। अब जब पुली डिजाइन करने पे आओगे, पुली डिजाइन करोगे तो यहाँ पे देखोगे आप डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली, स्मॉलर पुली का डायमीटर दिया है हमारा, ये फॉर्मूला है उसके लिए। डायमीटर ऑफ ड्रिवन पुली डी इक्वल टू 1/साई डी आई। ठीक है, अब देखो यहाँ आई क्या है, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, डी क्या है, डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली, ठीक है, और ये साई क्या है, 0.01 से 0.03 तक होगा, कोफिशिएंट ऑफ क्रीप बोलते हैं। तो इसके बीच का कोई वैल्यू आप ले लो, आपका डायमीटर ऑफ ड्रिवन पुली निकल जाएगा। ठीक है, तो बहुत काफ़ी कुछ फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ आर्म पूछ दिया कितना है, तो नंबर ऑफ आर्म क्या होता है हमारा, अच्छा, फेस विड्थ ऑफ द पुली, पुली का विड्थ कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला b इज इक्वल टू 1/3/16 b इज द स्मॉल b इज द विड्थ ऑफ द स्मॉलर पुली प्लस 10 mm फॉर हैवी ड्यूटी बेल्ट के लिए, और फॉर लाइट ड्यूटी बेल्ट के लिए ये फॉर्मूला। तो इससे आप उसकी विड्थ भी निकाल सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके, b की वैल्यू b। ठीक है ना, नंबर ऑफ आर्म पूछ दिया, नंबर ऑफ आर्म i इज इक्वल टू 4 फॉर डी इज इक्वल टू, जब आपका लार्जर पुली का डायमीटर 200 mm से 200 mm से 450 mm के बीच में होगा, तब आपका डेफिनेटली नंबर ऑफ आर्म्स 4 ही होंगे। अगर आपका डी 450 से ज़्यादा हुआ, 450 से ज़्यादा हुआ तो आपका आई नंबर ऑफ आर्म्स कितने हो जाएंगे, 6। और फॉर पुली अप टू डी इज इक्वल टू 200 mm इज वेब्स, मतलब अगर आपका पुली 200 mm के बराबर है या 200 mm से कम है, तब आपका जो पुली होगा ना उसमें वेब लगे होंगे। मीन्स कैसे बताऊँ, उसमें आपको आर्म नहीं मिलेगा, एक पतला लेयर ही मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद थिकनेस ऑफ इलिप्टिका, अब हमें पता है जो हमारा बेल्ट लगा उसका क्रॉस सेक्शन इलिप्टिकल शेप में होता है, नीचे का अलग होता है, ऊपर का क्रॉस सेक्शन अलग होता है, तो उसके लिए भी दिया हुआ है ए और बी कैसे निकालें। ठीक है, सो द थिकनेस ऑफ इलिप्टिकल आर्म ए नियर द बॉस, ए इसका फॉर्मूला BD4I, आई नंबर ऑफ आर्म्स, बी क्या है हमारा विड्थ, इससे निकाल लेंगे, डी हमारा पता होगा क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ए निकल जाएगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ आर्म A1 टेपर 4 mm पर 100। ठीक है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्म 3/4A। तो ऐसे हमको निकालते जाना है। ठीक है, और क्या क्या दिया है थोड़ा देखें इस यूनिट में। हाँ, द हब का लेंथ के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ द रिम कितना होगा फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे। और जैसे कि यहाँ पे, अच्छा ये देखिए, अब नंबर ऑफ आर्म के लिए यहाँ पे आप जो देखोगे तो यहाँ देखो बोल रहा है कि नंबर ऑफ आर्म के लिए टेबल 14.13 देखें। तो इसी यूनिट का लास्ट में आप जाइए, टेबल, इसी यूनिट का लास्ट में टेबल कितना बोला है, 14.3 बोला है, 13। देखते हैं क्या है टेबल नंबर 13 में। ये देखिए टेबल नंबर 13 में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्रॉन ऑफ कास्ट आयरन एंड माइल्ड स्टील पुली ऑफ डायमीटर 400 से इतना। अगर आपकी पुली का डायमीटर 400 से 450 है, ठीक है, 125 एंड स्मॉलर 140 एंड 160, ये क्या दिया है, क्रॉन ऑफ अ पुली विड्थ आई 4, एक्चुअली यहाँ 14.13 का एफ का फिगर बोला है। ठीक है, तो एफ 14.13 का एफ का फिगर, नंबर ऑफ आर्म्स इन अ पुली, डायमीटर, अगर आपका डायमीटर 280 से 500 के बीच में हो, देन डिटेल ऑफ स्पोक 6 स्पोक एंड 19 mm डाय के होंगे, लगे होंगे। डायमीटर का क्या होगा 1120, डिटेल ऑफ स्पोक 12 स्पोक 20 mm, इसके लिए मतलब ये अलग फिगर, ये अलग। ठीक है, अगर आपका पुली का डायमीटर 280 से 500 है, देन नंबर ऑफ आर्म्स 6 स्पोक्स लगे होंगे उसमें और 19 mm का डाया होगा। ठीक है, 560 से 17 होगा तो 8 स्पोक्स लगे होंगे, 19 mm का डाया होगा। अगर 1400 के आसपास डायमीटर है तो 16 स्पोक्स होंगे, 22 mm डाया होगा। तो ऐसे कैलकुलेट करना है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वी बेल्ट आपको यहाँ एक और दिया, नॉमिनल टॉप वेट कितना होता है ग्रेड का, ये अलग अलग ग्रेड के लिए दिया है। ठीक है ना, आपको और भी बहुत कुछ यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें। देखिए अब वी बेल्ट के लिए, वी बेल्ट का क्वेश्चन आया तो इसी में आप देखोगे तो वी बेल्ट का क्या क्या दिया है, एट हाई वेलोसिटी द रिलेशन बिटवीन द बेल्ट टेंशन इन द केस ऑफ बी, ये दिया हुआ है, वेयर μ1 इज इक्वल टू म्यू साइन अल्फा/2। और अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा इज द ग्रूव एंगल ऑफ द पुली, जैसे 2 बीटा इज इक्वल टू, हम लोग लिखते थे क्वेश्चन में, तो बीटा इज इक्वल टू दिस, तो वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है एक्चुअल में। और क्या क्या दिया यहाँ पे देखें, होस्टिंग टेकर, डिफरेंशियल चेन ब्लॉक चेन के लिए है ना। ये देखिए ये भी कंडीशन भी दिया है जो मैंने आपको रोप ड्राइव में पढ़ाया था। 1 2 3, ये पूरा एक रोप है, एक रोप में 6 वायर लगे हैं और 12 क्या है हमारा स्पेंड्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 वायर, और इसे 12 स्पेंड है ट्विस्ट होके बने हैं। ठीक है,
ना वायर रोप के लिए भी यहाँ पे काफ़ी फॉर्मूला दिया हुआ है। ना इन केस ऑफ वायर रोप द बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी इज इक्वल टू के डी डब्ल्यू अपॉन डी, ठीक है। और द बेंडिंग लोड अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, क्या लिखा है, इन केस ऑफ वायर रोप द बेंडिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ वायर डी डब्ल्यू, वायर का डायमीटर, एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ शीव, सीव का डायमीटर, जो मतलब सीव या ड्रम का डायमीटर। वैल्यू पुट करोगे तो आपका बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्ट निकल जाएगा। हमने बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला अलग से निकाला था इसमें, ठीक है। तो आपको यहाँ भी मिल जाए बेंडिंग लोड का फॉर्मूला भी मिल जाता है। अब के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब के की वैल्यू कहाँ से आएगी हमारे पास, के की वैल्यू हमारी आएगी इतना रहती है, अप्रोक्सीमेट इतना रहती है के की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे देखो और बोलोगे नेट एरिया ऑफ वायर रोप, वायर रोप का एरिया अगर आपको फाइंड करना हो तो आप टेबल नंबर 14.32 में जाएं। तो टेबल नंबर 14.32 एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे हम एरिया निकाल सकते हैं। 14.32 वहीं पे पीछे पलटिए, 14.32 आपको टेबल हमेशा यूज़ नहीं करना है। जब आप कोई न्यूमेरिकल यहाँ से फॉर्मूला देख रहे हो और वहाँ पे बोल दिए इस चीज़ के लिए ये टेबल कैलकुलेट करना है, तब वो टेबल आप खोलें, ठीक है। 14.32 और पता है तो बहुत अच्छी बात है। 14.32 में अगर आपका रोप 6x7 का हो तो उस रोप का वेट हमारा 0.033 डी स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर क्या है हमारा, डी स्क्वायर डायमीटर ऑफ वायर, वायर का डायमीटर का कर दो ना, वायर डायमीटर क्या, वायर एक्चुअली हियर नॉट डी इज नॉट वायर डायमीटर, क्या है डी हमारे यहाँ, ठीक है। हम नोटेशन में एक बार चेक कर लेते हैं। इस चैप्टर के नोटेशन में डी का कुछ दिया है, डायमीटर ऑफ स्मॉलर, अच्छा सीव का डायमीटर की यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन दोगे दिया होगा, आप ऑलरेडी समझ जाओगे। नाउ एरिया कितना होगा उसका 0.3 डी स्क्वायर रोप का। नाउ रिकमेंडेशन सीव डाया, अब सीव डायमीटर एवरेज 75 डी और मिनिमम 42 डी, इस दोनों के बीच का आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसे दिया है तो आप इससे निकाल सकते हो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी टेबल नंबर 14.33 से निकाल सकते हो उस रोप के लिए। ऐसे आपको रोप ड्राइव का तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। होस्टिंग एंड पावर चेन, होस्टिंग एंड पावर चेन के लिए भी यहाँ दिया है फॉर्मूला, उसमें वर्किंग लोड कितने लगेंगे, सेफ वर्किंग लोड कितना होगा, टेबल यहाँ दी बोला भी है। टेबल यूज करें 14.21, नहीं ये तो इक्वेशन नंबर दिया है। पावर चेन के लिए, पावर चेन हमारे में है नहीं है, फिर भी कभी कभी फॉर्मूला काम आ जाता है, क्योंकि चेन तो हमारे में है। द चेन लेंथ ऑफ पिच, देखिए लेंथ ऑफ चेन का भी फॉर्मूला दिया है। और लेंथ ऑफ चेन के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे, यही वाला। हाँ तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ करके निकाल सकते हो, ठीक है। और कुछ काम का है, बुश चेन, ये चेन, वो चेन, ठीक है। बस तो हमारे जितने काम का था यूनिट 2 के लिए, उसके लिए आई थिंक मैंने काफ़ी आपको डाटा बुक यूज़ करना बता दिया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका कोई मटेरियल दे दिया C8 मटेरियल, अब उसका स्ट्रेस स्ट्रेंथ कितना होगा, कैसे करोगे। तो हमने सबसे पहले बताया था आपको, डाटा बुक जब सिखाया था, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डाटा बुक में हमारे लास्ट पेज के अपेंडिक्स, जो लास्ट पेज में के आसपास, मतलब इधर के आसपास आपको हर एक मटेरियल का डिटेल दिया होगा, ठीक है, मटेरियल्स का डिटेल। तो अपेंडिक्स में देखते हैं मटेरियल सब डिटेल कहाँ दिया हुआ है। तो ऐसे लास्ट में ही अप्रोक्सीमेट आपको मिल जाएगा हर में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रे आयरन, FG 150 अगर आपका मटेरियल है तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका 150 होगा, ब्रिनर हार्डनेस उसका 130 से 180 के बीच में होगा। ऐसे निकालना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये देखें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन कास्टिंग, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन स्टील के लिए, हाई टेंसाइल स्टील कास्टिंग के लिए मटेरियल प्रॉपर्टीज, टेंसाइल एंड इल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड रॉट स्टील के लिए Fe 290 का टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना होगा, यील्ड स्ट्रेंथ इतना होगा, इलोंगेशन इसमें इतना होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ मिल जाएगा। लास्ट में बहुत कुछ दिया है, एक बार देख लेना, ओके। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ट्रिक्स, हाँ तो पूरे फार्मूलाज इसमें नहीं दिए रहते हैं, पहले ही बता दूँ, पूरे फार्मूलाज नहीं दिए रहते हैं। तो आपको जहाँ तक वो फार्मूला आप याद करके जाना, बाई चांस भूल जाते हो तो इसे यूज़ कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।